हरा कच पानी जिससे मैं और आप लोग नहाए तक नहीं और ये चर्म रोग हो जाएंगे, वो पानी भर के वो लेके जा रही थी। टिकट देने का आश्वासन दिया गया कमलनाथ जी द्वारा। पुलिस और हम सब लगे, तब जाके झाबुआ की बॉर्डर पे उस बच्ची को गाड़ी से निकाला गया। आप तो खाती समाज से आती नहीं, तो आपको लगता है कि यदि आपको टिकट दे दी जाती है या आगे टिकट दे दी जाएगी तो आप चुनाव निकाल पाएंगे? गांव के जो दादा लोग भी बोले था, भाई नोतप्पा चल रही है, तुम क्यों घूम रही? तब मुझे लगता था कि मैंने ये रास्ता चुना है, इसकी सड़कें उतनी ही गर्म रहेगी, बारिश में पानी भी भीगता रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर थी आप। जैसी कांग्रेस ज्वाइन की, आपसे ये सब छीन लिए गए चीज़ें। जी विक्रम अवार्ड में तुम्हारा नाम नहीं आयो, मैं कहा ओके जाने दो, तुम तुम्हारे लिए नहीं लड़ पाओगे तो हमारे लिए कहीं लड़ोगी। ये सॉफ्ट पॉलिटिक्स करना चाहती हैं आप या बीजेपी की भी गुड बुक में रहना चाहती हैं? कुप्पो को सिर के बगल में खटिया के नीचे रख के सोती हैं, जैसे लाइट आएगी तो भागेंगे, ऐसे कछोटे बांधती हैं, रात भर बेचैनी रहती। राजनीति में भी संघर्ष ही कर रही हैं आप। जो न जाने कितनी बार मेरी टापरी को उड़ा भी लेके जाएंगे, पर हर बार मुझे मेरी टापरी नई बनानी है, नई छत डालनी है और उसमें रह के आगे बढ़ना है। आप पहली मध्य प्रदेश की महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर गई। कैसा अनुभव रहा? आप उसी की वजह से आपको फेम मिला और लोग ने पहचाना, आपने समाज के लिए एक उदाहरण बनी कि ऐसी लड़कियां भी कर सकती हैं। तो कैसा अनुभव रहा? थोड़ा सा हम इसके बारे में हम बताएंगे तो। मेरे लिए पर्वत चढ़ना ज़्यादा बड़ा ये था, सब लोगों को लगता है कि भोजनगर जैसे गांव से निकल के एवरेस्ट पे पहुंचना बड़ी बात थी। और जब मैं मध्य प्रदेश में माउंट एवरेस्ट के बारे में सोच रही थी तो बछेंद्री पाल जी के बारे में पढ़ा था मैंने। तो मैंने देखा था 32 साल पहले बछेंद्री पाल जी ने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया। हमारे मध्य प्रदेश में सोच का तक अंतर 32 साल पीछे कि किसी लड़की को माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहिए या पर्वतारोहण में अपना करियर बनाना चाहिए। मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, पहले गांव से निकली, पहले गांव में सारी बातें सुनी, नाम धरते थे लोग, नाम धरना, ओ भाई इनकी छोरी पहाड़ पहाड़ जाए तो वो पापा को बड़ी चीज़ें सुनाते थे। और फिर मेरे पापा बोलते थे, जब उनको लोग बोलते थे पहाड़ पे लड़के भी रहते हैं, तो मेरे पापा बोलते वहाँ तो भालू भी रहे, अब बताओ तुम। तो उनने न जाने कितने ताने सुने। फिर पहाड़ का पहला अटेम्प्ट मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, रीढ़ की हड्डी टूटी, दूसरी बार में मैं सक्सेसफुल पहुँची। पर वहाँ का अनुभव ऐसा है कि वो सारी चीज़ों को आपको भी बदल के भेज देता है। पहाड़ या तो गधे से गधे व्यक्ति को नहीं मतलब पहुँचा देता है, या घोड़े से घोड़े को नहीं पहुँचाता, ईश्वर के ऊपर होता है वहाँ। हम सुपर पावर को महसूस करते हैं, शून्य में जाने को महसूस करते हैं। -52 डिग्री टेम्परेचर में 2 महीने का एक्सपीडिशन, 4 कैंप होने के बाद जमा देने वाली ठंड में हम जब भारत का झंडा लेके खड़े होते हैं, और मैं मध्य प्रदेश की पूरी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही थी, तो ये समझ ली मेरे साथ पूरी मध्य प्रदेश की नारी शक्ति वहाँ खड़ी हुई थी। टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे पहुँचना, 8,848 मीटर, सुबह 5 बजे माउंट एवरेस्ट सबमिट किया मैंने। तो मुझे लगता है ये मैंने नहीं किया, मुझसे इतनी दुआएं थी, इतनी प्रार्थनाएं थी, उसने करवाया। मैम, विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आपको कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया गया और इछावर से टिकट देने का आश्वासन दिया गया कमलनाथ जी द्वारा, ऐसे आपके शुभचिंतक कहते हैं, लेकिन आपको टिकट अंत में नहीं दिया गया। कितनी सच्चाई इस बात पे? मुझे लगता है मुझे ज्वाइन करवाया गया, ये शब्द गलत है। मैं जब खुद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पूरे मध्य प्रदेश की ब्रांड एम्बेसडर थी, मेरे को राजनीति में क्यों आना पड़ा, इसका सबसे बड़ा चीज़ वहाँ से प्रारंभ होता है। मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मुझे राजनीति में, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छा मिल रहा था। मैं 5 ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, पैसा आ रहा है, फेम आ रहा है, बड़े बड़े पोस्टर आपके राज्यों में लग रहे हैं। अब किसी भी ज़िले में जाओगे, वहाँ के कलेक्टर, MLA, सारे अधिकारी आपकी बात करें, सारा काम हो रहा है। पर जब आप गाँव में जाते हो, मैं जब गाँव में जाती थी, मुझे फील होता था कि जब मैं बड़े बड़े मंच पे रहती हूँ तो मुझे लगता था सारा काम तो अच्छा हो रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत, चाहे सांची के तहत। पर जब मैं जैसे ही गाँव में आती थी, उसका एक अंश भी मुझे देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल। चाहे गांव में हम बेटी बचाओ बेटी बचाओ की बात करें, या बेटी पढ़ाओ की बात करें, या महिलाओं के हेल्थ की बात करें, उनकी चीज़ों की बात करें, तो मेरी पहाड़ चढ़ने के बाद मेरी आत्मा बड़ी प्योर हो गई थी। मैं जब घर जाती थी तो मेरे को रोना आता था, मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो रहा है। फिर जो मेरे साथ भी हुआ कि हमारे जैसा ही हरियाणा में DSP की, मध्य प्रदेश की हरियाणा की दोनों लड़कियों को माउंट एवरेस्ट के बाद ममता सोडा जी को DSP दिया गया था। वैसे हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में था कि 2 महिलाएं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सबमिट किया है, मेरे बाद भावना जी ने किया। मेरा सुबह 5 बजे हुआ, उनका 10 बजे हुआ, तो दोनों का DSP की फ़ाइल आगे बढ़ रही थी। वो फाइल एक जगह दफ्तर में जाके रुकी, 21 चक्कर लगवाए। मैं खुद वहाँ से मतलब गले में रोना यहाँ रुका हुआ था। मुझे लग रहा था मुझसे ये 21 बार चक्कर लगवा सकते हैं, वो खिलाड़ियों का क्या होता होगा। दूसरा, हर बार जब मैं अपने गांव के पास के गांव में जाने लगी तो मेरी मुलाकात एक दीदी से हुई जो 3 किलोमीटर दूर
7 माह की गर्भवती, खामखेड़ा गांव है। आप आज भी जाओगे तो इस गांव की स्थिति थोड़ी बहुत सुधरी, ज़्यादा नहीं। हम लोगों ने सिर्फ उस पानी में क्लोरीन की दवाई डलवाने का काम करवाए थे। हम उस गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अवेयरनेस के प्रोग्राम के तहत गए और उनका बड़ा सा पेट देखा और माथे पे गगरा देखा और फिर कुएं में झाँक के पानी देखा, हरा कच पानी जिससे मैं और आप लोग नहाए तक नहीं, बिल्कुल। और ये चर्म रोग हो जाएंगे। वो पानी भर के वो लेके जा रही थी, तो उनके पेट में बच्चा भी था। हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात मैं करते उसी हैं, ये पे सब चीज़ करते हैं। पूछना चाह रहा था कि आप पूर्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर थी। मध्य प्रदेश में हर दिन 28 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, सॉरी माफ़ कीजिए, 20 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, 28 महिला और 3 बच्चियां लापता हो जाती हैं। कहाँ सफल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? बेटी को बचा नहीं पा रहे हो, पढ़ा कैसे पाओगे? एक इंसिडेंट तो ये हुआ, इसके बाद ही दूसरा इंसिडेंट हुआ कि गांव के पास एक गाड़ी आई। दिन के समय सारे हमारे आसपास के लोग चेत काटने जाते, चेत। तो हाँ घर में से बूढ़े लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, बिल्कुल। घर की महिला और पुरुष चेत काटने जाते हैं। इस समय सबसे ज़्यादा जब बच्चियाँ और बच्चे गायब होते हैं। एक व्यक्ति थी, उनकी 7 साल की बेटी को गायब कर लिया था। पुलिस और हम सब लगे, तब जाके झाबुआ की बॉर्डर पे उस बच्ची को गाड़ी से निकाला गया। पानी मंगाया उस बच्ची से, वो पानी लेकर आई घर से और उसको बिठा ले गया। ऐसे बच्चे, फिर पता चला, हमने और रिसर्च करी तो ऐसे बच्चे गायब होते हैं। पुलिस कंप्लेन होती है, कुछ दिन वो ढूंढते, फिर वो माँ बाप भी फिर इन्हीं कामों में लग जाते हैं। तो मेरी आत्मा हर दिन जाके रो रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं पुलिस की भी मदद ले रही थी, प्रशासन की भी मदद ले रही थी, पर अब मैं क्या कर सकती हूँ। तब फिर मुझे सबसे बड़ा माध्यम लगा कि जहाँ आप आके चेंज कर सकते हो, होता है राजनीति में आके। और राजनीति में आने से पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था कि सबसे पहली राजनीति तेरे साथ ही होगी, और इस चीज़ से प्रिपेयर रहना कि तुझे झेलना भी पड़ेगा। बिल्कुल जब तुम दूसरों के लिए सशक्तिकरण की बात करोगे तो पहले खुद को सशक्त होना पड़ेगा। बिल्कुल। सेम फिर मुझे ये समझ में आया कि किस जगह मैं अपनी बातें रख सकती हूँ, करवा सकती हूँ। तो हमारे यहाँ की जो सीट है, जिस जगह मेरा जन्म हुआ है, इच्छावर। हाँ, मध्य प्रदेश में सीहोर जिला आता है। सीहोर जिला में इछावर विधानसभा आती है। विधानसभा में भोजनगर मेरा गांव आता है, जी जहाँ मैंने अपना आधा जीवन वहाँ बिताया और आसपास के माहौल को मैं समझी। तो 2 साल पहले मैंने विधानसभा की तैयारी करी। यदि राजनीति का हिस्सा बनना पड़ेगा तो राजनीति की शुरुआत आपको ज़ीरो से ही करनी पड़ेगी। तो मैंने पूरे गाँव के दौरे किए, उन गाँव वालों से पूछा क्या हमें यहाँ बदलाव करना चाहिए। दोनों कैंडिडेट हैं, दोनों ही रिपीट एक बार होते। यदि मैं अगला चेहरा बनती हूँ, एक तो मैं तुम्हारे यहाँ की छोरी है, छोरी होने के बाद भी तुम्हारे एक्सेप्ट करूँगा कि नहीं करूँगा। पक्की बात मत बोल जो, सच्ची बात बोल जो। हम मंदिर इन सब जगह बोले बैठे में, हो सकता है मैं एक बार हार भी जाऊँ, आप मेरे साथ कितने खड़े रहेंगे। बिल्कुल खुले मन से उन्होंने कहा कि हमें भी थोड़ा बदलाव चाहिए। बिल्कुल हमारे यहाँ हम नहीं कहते कि हमारा कैंडिडेट बुरा है, पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। ये हर व्यक्ति की बात थी कि जहाँ मेरा एरिया है वहाँ कोलार डैम आता है और हमारे किसानों का सारे खेत प्यासे हों, उसका पानी भोपाल वाले पीते हैं, पर हम हमारे एरिया के लिए कुछ नहीं कर पाए। सो फिर इछावर से मैंने तैयारी करी। मेरे लिए सबसे सुगम रास्ता था कांग्रेस, क्योंकि जो मेरी सीट है सामने, आपको हमेशा ये चुनना होगा। एक सीट पे आप बैठे हो, क्या मैं आपको उठा के आपसे बैठ सकती हूँ आपकी जगह पे? नहीं, पर ये कुर्सी खाली है, कुछ समय भरती है, कुछ समय खाली होती है। मेरे लिए सुगम रास्ता कौन सा होगा? इसमें बैठ जाना। इस पे बैठ जाना। तो मैं ऊपर की चीज़ें या ऊपर की सीटें देखूंगी या मैं जहाँ बैठ सकती हूँ वो देखूंगी। बिल्कुल। तो ये ऑडिटोरियम की वो सीट है जिस जगह पे मैं बैठ सकती थी। तो मैंने इस वजह से कांग्रेस के जरिए अपनी इछावर की सीट चुनी और वहाँ से तैयारी करी। क्योंकि उस समय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का सीएम फेस थे कांग्रेस की तरफ से। जितने भी लोगों की जॉइनिंग होती थी उन्हीं के द्वारा होती थी, करवाई जाती थी। तो मैंने उनसे जाके भेंट करी और उनको बताया कि मैं इस जगह से तैयारी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा वैसे हमें भी इस जगह पे, हमारे पास एक ही कैंडिडेट है, हमारे पास यदि एक और होगा तो हमारे पास चुनने की भी स्वतंत्रता रहेगी। बिल्कुल। तो मैंने उस हिसाब से अच्छे से तैयारी करी। और हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, जब टिकट दी जाती कई सारे मापदंड आते हैं। उम्र आती है, मैच्योरिटी आती है, जातिगत समीकरण आते हैं, उस जगह की सीट और आसपास की सीट के समीकरण आते हैं, और ऊपर जो हेड कमान होता है वो क्या एनालाइज करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो मेरे पार्टी के सर्वोच्च जो लीडर्स थे उन्होंने उस सीट के लिए जो सोचा वो सही सोचा होगा। बिल्कुल। आपने जातिगत समीकरण की बात की तो मैं जानना चाहता हूँ कि उधर पे जो विधानसभा है या वो मालवा का वो क्षेत्र है, कुछ सीटें हैं जहाँ खाती समाज की संख्या ज़्यादा है और वो निर्णायक भूमिका तय करते हैं, इसमें कोई दुराभास है नहीं। तो आप तो खाती समाज से आती नहीं, तो आपको लगता है कि यदि आपको टिकट दे दी जाती या आगे टिकट दे दी जाएगी तो आप चुनाव निकाल पाएंगे?
देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, वो हारने वाला भी होता है तो वो बोलता है मैं जीतूंगा, जी, और जो जीतने वाला होता है वो ये भी बोलता है कि मैं हार भी सकता हूँ। बिल्कुल। तो हम लोग पक्का नहीं बोल सकते। लेकिन वो समाज, वो वर्ग आपको पसंद करता है। मैं इतना कह सकती हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं बोल सकती, कि मैं हर घर की उनकी बेटी और जीजी जैसी हूँ। मेरा उन सबसे आज भी मेरे लिए वो लोग वोटर्स नहीं है, मेरे भैया होने, मेरे दादा होने, मेरे बाजी होने, इनकी चीज़ें हैं, उनकी छोरी होने, मेरी बहन है उन्हें। तो मैंने कभी भी उनको उस नज़रिए से नहीं देखा, तो मेरे को ये आशा है कि वो भी मुझे इस नज़रिए से नहीं देखते। और अब आती है वोट में कन्वर्ट करने की बात। तो जब इलेक्शन होते तब बहुत सारे समीकरण चेंज होते हैं या कुछ होते हैं। मैं बिल्कुल। पक्का नहीं बोल सकती कि हाँ 100% मैं जीतती, पर मैं 95% कह सकती हूँ कि वहाँ के यूथ, वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोग जो चेंज चाहते हैं। आप एक ही एक व्यक्ति, भले ही आपका जाति का क्यों ना होगा, आपको भी लगेगा कि कुछ तो बदलाव होना चाहिए, कुछ बिल्कुल। तो काम होना चाहिए। तो जब आप सर्वोच्च विकास चाहते हो, तब आप जाति से ऊपर उठ के उस जगह के बारे में सोचते हो। आपकी पार्टी कांग्रेस जो विधानसभा और लोकसभा का चुनाव हारी, उसका क्या कारण था? बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें एक कारण नहीं कहा जा सकता। तो ये जो कारण होते हैं उसके विषय में पार्टी एनालाइज करती है, भविष्य में एक काम करती है। मुझे पर्टिकुलर जो लगता है हारने का कारण, कि हमने कमलनाथ जी ने लॉन्च की थी लाडली बहना योजना। नो नो नो, लाडली बहना योजना इन्होंने लॉन्च की थी, या शिवराज सिंह चौहान ने। हम लोगों ने लॉन्च पहले की। कांग्रेस ने बोला था कि हम मतलब महिलाओं को पैसा देंगे। हाँ, कांग्रेस ने वादा किया था, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया शिवराज सिंह चौहान जी ने। सेम। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ये है कि ये बहुत बड़ा कारण मैं मानती हूँ। एक व्यक्ति जिसके पास आइडिया नहीं है, वो हाथ पैर मार रहा है, हाथ पैर मार रहा है, हाथ पैर मार रहा है। एक व्यक्ति के पास विज़न है विजन और है, वो करने वाला है, पर उनसे वो पावर में नहीं है। पर उनसे ये हो जाता है कि मैं आपके लिए करने वाला हूँ, और बगल वाला व्यक्ति बैठ के सुन लेता है। सेम एग्जाम पेपर का सुन लो, एग्जाम पेपर में एक व्यक्ति थॉट करके लिखने वाला होता है, वो थॉट कहता है, वो बोलता है मैं लिखने वाला हूँ इस कॉपी में, तब तक पीछे वाला बच्चा जो होता है वो लिख चुका। कॉपी मार के लिख चुका होता है, कॉपी जमा कर देता है। सो सेम इस टाइम इसका बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने वो कॉपी एग्ज़ाम हॉल में जमा कर दी थी पहले, और इसीलिए उनके नंबर ज़्यादा है। दूसरे व्यक्ति को लगा कि दीदी, अब आपको बहुत सारे यूथ फॉलो करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। थोड़ा ये प्रश्न कंट्रोवर्शियल हो सकता है मेरे नज़रिए से। कुछ लड़कियां फेम पाने के लिए सोशल मीडिया में भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाकर अभद्र और अशोभनीय कपड़े पहनती हैं और रील बनाती हैं। तो आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? क्या? इसमें मैं जेंडर बायस नहीं होंगी, मैं पुरुषों पर भी जा सकती हूँ। बिल्कुल। यदि लड़कियाँ इस तरह की चीज़ें करती तो लड़के बहुत सारे फूहड़ गालियाँ, फूहड़ भाषण, और एक सेकंड रुको, शायद आपने देखा होगा इस तरह का एक वीडियो, एक सेकंड रुको, ऐसा कोई है ना जो यूथ का बड़े आइडियल बने, उनको मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं, वो दिखाते हैं, और फिर कई सारी गालियों के बाद उनका वीडियोस आते हैं। शायद उनका नाम मैं नहीं बोलना चाहती, पर इस तरह के वो हैं। तो दोनों ही जेंडर्स में है जल्दी फेम पाने की लालसा। जो नई जनरेशन के बच्चे आते हैं वो देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई के बाद कितना टाइम लगता है, पर छोटे टाइम में हम कर लेंगे। सो मैं इसमें गांव का उदाहरण लूँगी कि हमारे गांव में हम लोग कहते हैं अरे बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हमारे लिए रोड बनाओ, रोड बनाओ। तो जल्दीबाजी में हम लोग मुरम का रोड बना तो देते हैं, मुरम में एक सीज़न में वो गाड़ी चल तो जाती है, पर वो फिर ढह जाती ढह है। जाती है। पक्की सड़क बनने में समय ज़रूर लगता है, पर वो अमर कर देती है। वैसे ही कंटेंट क्रिएशन की दुनिया हो या नए यूथ का जीवन हो, आप मुरम की रोड बना तो रहे हो, एक बार चल तो खूब जाएगी, वो दौड़ा लोगे आप सारे वाहन, खूब अच्छी से सब चीज़ें हो जाएंगी, पर वो एक ही सीज़न की है, फिर सबको समझ में आ जाता है। तो मुझे लगता है कि जो छोटा फेम पाने का शॉर्ट टर्म तरीका होता है वो किसी भी चीज़ के लिए वर्थेबल नहीं होता। आप दिल्ली गई थी और अलका लांबा के लिए आपने प्रचार किया, हाँ जी। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। फिर उसके बाद वो हार भी गई चुनाव। क्या कारण रहा होगा, आपने एनालाइज किया? देखिए, अलका लामा जी मुझे पर्टिकुलर पर्सनली इसलिए पसंद थी क्योंकि वो दहाड़ती बहुत अच्छे से, वो अपनी बहुत आवाज़ उठाती हैं। अपनी आवाज़ उठाती हैं। कई बार उनके पार्टी के लोग भी उनको बोलते हैं ऐसा मत बोलो, ये मत बोलो। उनको लगता है जब मेरे मन की जो थॉट है वो मैं नहीं बोलूँगी तो मैं किस चीज़ की नेता। और आप अभी बिहार में यदि सैनिटरी पैड का कॉन्सेप्ट देखें तो कहीं हद तक उनका भी उसमें योगदान है, बिल्कुल। प्रमोशन करने में, इन सब चीज़ों को करने में।
सो अलका लामा जी जब इलेक्शन लड़ रही थी तो उनकी टीम से फ़ोन आया था कि आप प्रचार के लिए आ सकते हैं क्या मध्य प्रदेश से। तो फिर हम लोग वहाँ गए थे, हम लोगों ने प्रचार भी किया, उनका लोगों का उनके प्रति रुझान भी देखा, पर हमने देखा कि दिल्ली के समीकरण बहुत अलग थे, बहुत अलग चीज़ें थे, वहाँ उनने मायने खाती उनको हैं। रमेश भिदुड़ी को शायद जिता दिया। जी हाँ, कालकाजी से रमेश भिदुड़ी ही जीते शायद। जी हाँ, जी हाँ। उनने कितना फूहड़ भाषण दिया और बोला भी कि मैं कालकाजी की सड़कें, या कुछ भी बोला था गाल कि चिकनी कर दूंगा। काल की जैसी कितनी कर दूंगा, ऐसे लोगों को जिता दिया। तो इसमें मैं कहूँगी लीडर की गलती नहीं, कई बार ऐसे व्यक्ति को चुनने के लिए फैलाए गए भाषणों की भी गलती होती है कि शॉर्ट टर्म की चीज़ें अचीव कर ली जाती हैं और इन सब चीज़ों को पीछे रख दिया जाता है। मुझे लगता था कि जो महिलाओं का वोट है वो भी अलका जी की तरफ ज़रूर गया था, क्योंकि उन सब का मानना था कि ये अकेली एक प्रियंका गांधी के ऊपर नहीं बोला गया था। ये उस पुरुष की मानसिकता दर्शाती है कि वो बिल्कुल। महिला को देखता होगा तो उनकी नज़र सीधे गालों पे जाके किस स्तर तक जाती है। दीदी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना, बीजेपी को क्यों नहीं चुना? मैंने इसका उदाहरण आपको बताया तो कि जब मैं राजनीति में आने की मैंने मेरी मंशा बनाई, उस समय एनालाइज़ किया और मुझे समझ में आया कि वो सीट भरी हुई है, बिल्कुल। मैं उनको उठा के नहीं बैठ सकती। मेरे लिए ये खाली जगह है जो खाली हो रही है, भर रही है, खाली है, तो मेरे लिए यही सबसे सही जगह होगी ना, इसीलिए आपने कांग्रेस को। तो मैंने कांग्रेस को चुना। आपको लगा नहीं कि मतलब वैसा हुआ भी आपके साथ? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला बाल विकास की ब्रांड एम्बेसडर थी आप, जैसे ही कांग्रेस ज्वाइन किया आपसे ये सब छीन ली गई चीज़ें, आपको इसका पछतावा है? पछतावा तो नहीं है, पर हाँ मेरे मम्मी पापा को कहना है 5 किलो घी आता तो वो आनो बंद हो गयो। और दूसरा उनको लगता था कि डेयरी में जाते तो फोटो लगाता था हमारी छोरी का। उनको लगता था कि अब देख बैनर लगवाने में कितना पैसा लगे, थारा फ्री में बैनर लगा हुआ होता था। तो ये चीज़ मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स को फील होती है। पर मैं जब राजनीति में कदम रखने वाली थी तो मैंने मेरे पिताजी से मंथन किया था, उनने बोल ही दिया था कि याद रख जे यो ऐसी जगह है कि पहले थारे झेलना पड़ेगा तब जाके तो दूसरा काम लिए कर पाएगी। तो मुझे लगता है पहाड़ ने मुझे ऐसे बर्फ़ के थपेड़े दे के भेजा है कि आप सिक्योर और खोल में जीने वाली लाइफ ज़्यादा दिन जी नहीं सकते। आपको पता होता है कि यदि आपको कुछ करना है तो आपको थपेड़े झेलने हैं। हाँ ये फील तब ज़्यादा होता है जब गर्मी के दिनों में सब कूलर में बैठे हुए थे और मैं प्रचार के लिए अकेले गांव में घूम रही थी। गांव के जो दादा लोग भी बोले थे भाई नौतपा चल रही है तुम क्यों घूम रही हो। तब मुझे लगता था कि मैंने ये रास्ता चुना है, इसकी सड़कें उतनी ही गर्म रहेगी, बारिश में पानी भी भीगता रहेगा, तो मुझे यदि इस पथ पे चलना है तो बहुत सारे ऐसे आंधी तूफान आएंगे जो न जाने कितनी बार मेरी टापरी को उड़ा भी लेके जाएंगे, पर हर बार मुझे मेरी टापरी नई बनानी है, नई छत डालनी है और उसमें रह के आगे बढ़ना है। दीदी भावना दहरिया और आपने माउंट एवरेस्ट साथ में चढ़ा, या आपने आगे चढ़ा वो पीछे गई, लेकिन जो विक्रम पुरस्कार है वो उनको मिल गया, आपको नहीं मिला? हाँ इस चीज़ का फ़र्क मुझको तब तक नहीं पड़ता जब तक कि मुझे 2-3 गांव से फ़ोन नहीं आते। तो बहुत सारी बच्चियों के जब मुझे विक्रम अवार्ड की लिस्ट आई तो मेरा सुबह 5 बजे का माउंट एवरेस्ट समिट था, 22 मई सुबह 5 बजे 2019। भावना जी मतलब 9:49 का उनका समिट था और वे छिंदवाड़ा से आते थे और कुछ घंटे का हम दोनों के बीच अंतर था। जब मैं माउंट एवरेस्ट समिट करके आ रही थी तब उन्होंने बीच रास्ते में मुझसे कहा था कॉन्ग्रेचुलेशन मेघा, तो मैंने भी उनको कहा था बधाई, बस कुछ देर में आप भी पहुंचने वाले हैं। इन सब चीज़ों को होने के बाद मुझे जब विक्रम अवार्ड में मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया और मैं भूल भी गई कि अवार्ड कई बार आपके लिए इतनी बड़ी चीज़ नहीं होती कि आपकी सारी चीज़ें छोड़ दो। जब एक गाँव से एक बच्ची का फ़ोन आया मुझे, जी विक्रम अवार्ड में तुम्हारा नाम नहीं आयो, मैं कहा ओके जाने दो, तुम तुम्हारे लिए नहीं लड़ पाओगी तो हमारे लिए कहीं लड़ोगी। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा भाई क्या बोल गई ये बच्ची मुझको, आप अपने हक नहीं मांग सकते, आप दूसरों का अपने हक नहीं मांग सकती तो दूसरे का हमारे लिए क्या बिल्कुल मांगोगी। बिल्कुल बिल्कुल। तब फिर मैंने इस चीज़ पे अपनी बात डिपार्टमेंट में रखी और अंत में फिर मैंने जाके कोर्ट में अपना इस केस को पहुंचाया, जहाँ पे पता चला है बाकी सारी चीज़ों को देखकर कि हाँ कंसीडर किया जा सकता है, पर इसमें थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, कुछ थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, या मतलब ये समझिए कि विकिपीडिया जो मैंने देखा भावना जी की, उसमें मतलब है बताया गया है कि वो पहले चढ़ी, और भास्कर की जो रिपोर्ट मैंने देखी उसमें लिखा था कि पर्वतारोही पहली महिला मध्य प्रदेश की मेघा परमार है। तो मुझे थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी था, तो मैं इस क्वेश्चन को डालना नहीं चाहता था, लेकिन आपसे क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या सच्चाई क्या है इसकी।
विकिपीडिया पे आप जो अपडेट करते हैं वो डल जाता है। अच्छा। जैसे मैं भी अपनी प्रोफाइल की कुछ चीज़ें डालूंगी विकिपीडिया पर, मैंने अपनी प्रोफाइल अपडेट करी, वो डल ओके। जाएगी। पर उस समय जब मैं आई थी, उसके बाद कई सारे अखबारों ने उस चीज़ को कवर किया था। अब उस समय के जितने भी अखबार या अभी तक की कटिंग और सब देखेंगे, हम दोनों में घंटों का अंतर है। सिर्फ सेम बिल्कुल। डे है, सब कुछ है, कंपनी अलग थी हमारी, सिर्फ हम दोनों में घंटे का अंतर है, कुछ घंटों का अंतर है। मैंने सुबह 5 बजे सबमिट किया, उनका 9 बजे के बाद का सबमिट है। तो मैं तो जनता जो आपकी ज़रूरत सुन रही है तो वो बता देगी कौन पहले कौन दूसरा है। ओके। जो आपकी विधानसभा इछावर, वहाँ सड़कें ख़राब हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ख़राब हैं, पानी और खाद की समस्या है, लेकिन आप इन मुद्दों को लेकर कभी आवाज़ नहीं उठाती। ये सॉफ्ट पॉलिटिक्स करना चाहती हैं आप, या बीजेपी की भी गुड बुक में रहना चाहती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा होमवर्क अच्छा रह गया। मेरे द्वारा संसद भवन के सामने तमाशा नहीं बनाया गया, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ। पर मैं ये कहूँगी कि गांव की सड़क, रोड या इन सब चीज़ों को मैंने अपने माध्यम से नहीं दिखाया है, बिल्कुल गलत होगा। आप कलेक्टर ऑफिस में जाके पूछेंगे हमारे द्वारा कितने ऐसे लेटर हैं, कितनी ऐसी मंगलवार की जन सुनवाई है जिनमें इन चीज़ों को उठाया गया। हमारे यहाँ के विधायक जी जो हैं उनको भी कई बार इस चीज़ों को हमने पहुँचाया गया। पर मैं सब जगह की चीज़ें देखती हूँ, तो वही बात है ना कि इछावर इतना पिछड़ा हुआ क्यों है। वो चीज़ें हम सब मैं अभी सरकार में हूँ नहीं, तो मैं इन चीज़ों को उठा सकती हूँ, बता सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, चीख सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ, यही कर सकती हूँ ना। पर उसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे यहाँ कुएं की पाल टूटी हुई थी और वहाँ पे गाय गिर गई थी और एक दीदी गिर गई थी। हम लोगों ने हमारी कोशिश करके उसको ऐसी जामली गांव है, आप जाके देखिएगा, 12 ऐसे गांव के कुएं की पाल है जो हमने बनवाई है। मैं सरकार में नहीं हूँ, पर मेरी कोशिश है कि मैं घर जाके सोती हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, बेचैनी होती है। सेम इस गांव का मैंने खामखेड़ा का बताया। खामखेड़ा मेरे जहन में क्यों उतरा? खामखेड़ा ऐसा गांव है जहाँ एक केवल पोलिंग बूथ कांग्रेस का व्यक्ति जो बैठा होता है उसका वोट जाता है, पूरा बीजेपी को जाता है। उस गांव की ये स्थिति, पूरा आदिवासी गांव है, बारेला समाज का गांव है, इतना गंदा पानी वो पीते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कैसे बताऊँ आपको कि हमारे यहाँ शेर बच्चियों को खा के चला जाता है, वो बच्चियाँ अस्पताल में पहुँचती, सब लोग मिल मिल के चले जाते हैं। और मोया पानी गाँव है जो कट्टर, पूरा मतलब कट्टर बोलूँगी कि पूरा बीजेपी का गाँव है। और उन बच्चियों से मैं भी मिल के आती हूँ एक दिन पहले, और मुझे लगता है मैं भी वे सेम जैसे आज तक हम लोग नेतागिरी सोचते हैं वैसे ही मैं कर रही हूँ। पेपर में फूट गया, मेघा परमार भी मिल के आ गई। मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं जब भी घर आती हूँ मेरा मन मुझे बेचैन कर देता। जब दोबारा जाके मैं उन बच्चियों से मिली तो उन्होंने कहा हमें अच्छी शिक्षा चाहिए। पहला मैं उनको बिरला बोंग लेके गई, वहाँ की पढ़ाई उनसे वो नहीं हुई, मतलब कवर नहीं हो पाई। तो इछावर का सबसे अच्छा स्कूल है विश्व ज्योति स्कूल। आज बच्चियों को 3 साल हो गए पढ़ते हुए। यदि मैं इन चीज़ को दिखा दिखा के शो करूँ तो फिर ये तो मेरा वो हो जाएगा ना, मेरा शो ऑफ चीज़ हो जाएंगी। तो मैं जहाँ जहाँ मुद्दे होते हैं, गर्मी के दिनों में जब मैं दीदियों को देखती हूँ कि रात भर वो सोती नहीं है, कभी गांव की महिलाओं से पूछना क्यों नहीं सोती। कुप्पों को सिर के बगल में खटिया के नीचे रख के सोती हैं, जैसे लाइट आएगी तो भागेंगे, ऐसे कछोटे बांधती हैं, रात भर बेचैनी रहती है। दिन में सारे कुप्पे भरे हुए होते हैं, घर के लोग उन पानी का उपयोग करते हैं, सारा दिन भर वो काम करती। शाम को फिर वो जब सोती है तो वो लगता है कब लाइट आएगी, कब भागेंगे, पानी भरेंगे। उनका पूरा जीवन सिर्फ कुप्पे से पानी भरने में जा रहा है। ठंड आने के बाद भी उनकी स्थिति सुधरती नहीं है। आप उनके हाथ देखोगे ना, कटाव पड़े हुए हैं औरतों के। तो हम क्या देख रहे हैं, इछावर की महिलाओं का जीवन क्या है, कुप्पों से पानी भरने का। वहाँ की बच्चियों की आप हालत देखोगे वॉशरूमों की, तो आपको पता चलेगा सुबह वो घर से निकलते टाइम वॉशरूम करके जाती हैं, वापस घर आके वॉशरूम करती है। वॉशरूमों में ईंट पड़ी है, पत्थर पड़ी है, वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि सिक्योर फील नहीं होता, कोई गाड़ी वाला उठा के लेके चला जाएगा। क्या करे वो? मुझसे बोलती है, मैं मुद्दे उठाती हूँ, चीज़ें करती हूँ, पर मैं अपने एफर्ट जितने में हो सकती हूँ मैं वो कोशिश करती हूँ। बगल वाली दीदी का घर बोल दिया कि दीदी छोरी, जवान छोरी होने अपना यहाँ के आसपास की, कहाँ जाएगी, दिन दिन भर रोकेगी कहीं। 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ती कौन है, बच्चियाँ पढ़ती हैं, तो आप इनके लिए वो करो। तो यदि आप इसको सॉफ्ट कॉर्नर कहोगे तो हाँ, मैं सॉफ्ट तरह से राजनीति करती हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे मेरे लोगों की बातें कैसे उठानी, कहाँ उठानी है, और मैं अपने लोगों को सॉफ्ट बन के भी कैसे काम करवा सकती हूँ। बिल्कुल। दीदी, आपने तो इतना संघर्ष पर्वत चढ़ते समय भी किया और राजनीति में भी संघर्ष ही कर रही हैं आप, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हताश तब भी नहीं दिखती आप। और हमारे जैसे युवा, मैं अपनी बात करूँगा, कई मामलों में हम लोग हताश हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हताशा हमसे थोड़ा दूर ही रहे, हम एक्टिव रहें? सब कुछ एक बार में नहीं मिल जाता। बिल्कुल। हम लोग जो दिमाग में प्लान करते हैं, बिल्कुल। एकदम ऐसा कुछ नहीं रहता। मतलब मैं बताती हूँ, मुझे लग रहा था कि मुझे भी वहम था, अरे बड़ी फैम है,
फट से टिकट मिल जाएगा, फट से ये हो जाएगा, वो हो बिल्कुल। जाएगा। और उसके बाद जो दूसरे लोग करते हैं, जो मेरे घर वालों ने भी सजेशन दिया था कि अभी बैठ जाओ, फेम को भुनाओ, ये करो वो करो। मुझे हताशा तब इसलिए नहीं होती क्योंकि मेरा अंदर का जो मन है वो मुझे कहता है कि हम कंटिन्यू एफर्ट देते हैं ना, तो बिल्कुल। एक दिन हमें रिजल्ट मिलेगा। और यदि हम हताश होकर बैठ जाएंगे तो जो हम सपने में दिमाग में सोच रहे हैं वो कभी पा नहीं सकते। तो मैं आप ही का उदाहरण लेती हूँ। अभी आप चाहते तो ये पॉडकास्ट 10-20 दिन बाद सेम कर चीज़ से देते। शूट कर देते, बिल्कुल। आप हताश होकर बैठ जाते। बिल्कुल। पर हमने एफर्ट किया, आज आप और मैं एक बहुत लग्जरी एसी वाले स्टूडियो में बैठे बैठे हुए। हुए हैं और शूट कर रहे हैं। रिजल्ट मिला, थोड़ा उठा पटक हुई, बिल्कुल। जैसा हमने माइंड में प्लान किया था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल पर हुआ। हुआ। सो वैसे और ही है। उससे ज़्यादा बेहतर हुआ, अच्छा हुआ। मैम, आप बेहतर किसे मानती हैं कि लव मैरिज को या अरेंज मैरिज को? ये प्रश्न बड़ा खतरनाक है। मैं दोनों ही मैरिज को अच्छा मानती हूँ, अच्छा। क्योंकि मेरे पेरेंट्स की अरेंज मैरिज है, वो भी बहुत शानदार चलती है। वो दोनों बहुत मस्ती करते हैं, साथ में काम करते हैं, उनकी सिंपल लाइफ है, गाय भैंस है, खेत है, दोनों कटिंग करने के लिए जाते हैं, मस्त चिल रहते हैं। और मैंने प्रेम विवाह किया है, तो मुझे मेरी वो हमें अभी भी सोशल मीडिया में ही पता चला। तो मुझे तो दोनों ही चीज़ें अच्छी लगती है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है दोनों शादी में कि आप बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, आप अपने पार्टनर को कैसे सपोर्ट करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, आप कैसे लड़ते भी हैं और कैसे आपस में जुड़ते भी हैं, ये बहुत मायने करता है। सो मैं दोनों को ही बेहतर मानती हूँ। दीदी, आप हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देखना चाहें तो आप दे सकते हैं। मैं अभी यही कहूँगी, विधानसभा भवन में विधानसभा चल रही है, संसद भवन में संसद चल रही है। आप सब टीवी के सामने बैठिए, इस तरह के पॉडकास्ट को सुनिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यदि आप फ्यूचर में, जैसे मैं राजनीति कर रही हूँ, मैं लीडर बनने की कोशिश कर रही हूँ, हमारा विज़न क्या है, हमारे थॉट क्या है। आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है कि ये पहुँचाती है। आपको आपके लीडर्स आपके लिए क्या काम करेंगे, उनका क्या विज़न है, ये जानने का हक आपको होना चाहिए और उतना इंटरेस्ट भी आपको होना चाहिए। तो जाके संसद भवन और विधानसभा भवन देखिए कि कौन आपके प्रश्न उठा रहा है। हम जब लीडर्स चुनते हैं तो हम एक एक वोट डालते समय लड़ाई झगड़े क्या क्या चीज़ें हैं जो देखते हैं, और अंत में जब बारी आती है हम एनालाइज नहीं करेंगे तो क्या अर्थ है। इस तरह के पॉडकास्ट को तब आगे और सपोर्ट मिलेगा जब आप देखेंगे, शेयर करेंगे, प्रमोट करेंगे। और संसद भवन में ज़्यादा अच्छे सवाल तब पूछे जाएंगे, आपकी आवाज़ तब उठाई जाएगी जब आप करोड़ों की जो संख्या में उसे देखेंगे और अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।